से बहुत बार बार थूक आता है, थूकते रहते हैं, तो ये एक आम निशानी है। लेकिन अगर आपका सूर्य जन्म कुंडली में पहले घर में हो, तो ऐसे जो जिनकी जन्म कुंडली में पहले घर में सूर्य हो और सूर्य सन आपका बहुत ही फाइन हो, बहुत ही शुभ हो, बहुत ही पावरफुल हो, तो ऐसे लोगों में हुकूमत उनके खून में होती है, यानी हुक्मरान बनते हैं, बहुत बड़े स्टेटस पे जाते हैं, हुकूमत करने वाले होते हैं, हम ऐसा कहने वाले होते हैं और किसी बहुत बड़े स्टेटस को अचीव करते हैं, खास तौर पे जब उनकी 27 साल की उम्र होती है उस वक्त। अगर सूर्य आपके जन्म कुंडली में दूसरे घर में हो लेकिन शुभ हो, तब तो ये अपने बाजुओं के खुद मालिक हैं, अपनी मुकद्दर के भी खुद मालिक हैं, कानूनी तौर पे बड़े परफेक्ट होते हैं ऐसे लोग। चलते हैं हमारे ज्योतिष चर्चा की तरफ, चलते हैं हमारे नए कॉलर की तरफ। भाई, अगर आपका जो सूर्य आपका तीसरे घर में हो, तीसरे घर का जो सूर्य होता है ये खुद कमा के खुद करने वाला होता है, अपने बाजू होता है, अपने बाजुओं पर बड़ा मान होता है ऐसे लोगों को, और ये लोगों की मिन्नतें मुनते नहीं करते। कई बार लोगों को डरा धमका के भी काम ले लेते हैं। तीसरे घर का सूर्य जन्म कुंडली में इस तरह का होता है। लेकिन ये दूसरे घर का जन्म जो सूर्य होता है, ये जो ऐसा होता है कि ये लोग बड़े टेक्निकली होते हैं, हर बात का जवाब इनके पास टेक्निकली प्रूव कर देंगे कि ये बिल्कुल ठीक है, बड़े रिलीजियस माइंडेड होते हैं। चौथे घर में जिनका सूर्य हो और सूर्य अगर शुभ हो, अच्छा हो, तो ऐसे लोग जोड़ तोड़ पैसा बहुत इकट्ठा करते हैं, यहां वहां से मेहनत करके, बड़े मेहनतकश लोग होते हैं, पैसा इकट्ठे करते हैं और दिल में दया भी बड़ी होती है। बच्चों के लिए सब कुछ करके बैठ जाते हैं। बच्चों के लिए तो अपने मुंह का निवाला भी होता है ना, वो उनके मुंह में दे देते हैं। बच्चों के लिए बहुत रहम होता है, लेकिन बड़े मेहनतकश लोग होते हैं। और जिनका सूर्य 5वें घर में हो, 5वें घर का जन्म कुंडली में सूर्य हो और अच्छा हो, और ऐसे लोग जो होते हैं वो परिवार में बहुत तरक्की करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, बड़े मेंटली बहुत शार्प लोग होते हैं और जल्दी भी होते हैं और लक भी इनका साथ देती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 6ठे घर में यानी 6th हाउस में जन्म कुंडली के सन हो, तो ऐसे लोग बड़े बेफिक्र होते हैं, मौज मस्ती वाले लोग होते हैं, अपने और से बड़े कंटेंट माइंड होते हैं, लेकिन थोड़े तड़क भड़क वाले होते हैं, तुनक मिजाज वाले होते हैं। बिना लड़े ना इनको रोटी हजम नहीं होती, कोई ना कोई यहां वहां घर के अंदर बस धूम धड़ाका शुरू करते रहते हैं। अगर 7वें घर में आपकी जन्म कुंडली, 7वें घर में सन आ जाए, सूर्य आ जाए, चलते हैं जिस कॉलर ज्योतिष चर्चा की तरफ, चलते हैं हमारे कॉलर की तरफ। अगर आपका सूर्य आपका 7th हाउस में हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी फैमिली कई बार बहुत छोटी होती है, और लेकिन कई बार दूसरों से थोड़ा जलते रहते हैं, जलन बहुत होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 7वें घर में सूर्य हो, तब अगर जन्म कुंडली में 8वें घर में सन आ जाए, सूर्य आ जाए, तब ऐसा होता है कि सच बोलने वाले होते हैं ऐसे लोग, बड़े अपने लिए भी पूरा डिसिप्लिन होता है, दूसरे के लिए भी पूरा डिसिप्लिन। आप भी डिसिप्लिन पे फॉलो करते हैं, दूसरे को भी डिसिप्लिन पे रखते हैं, और सच बोलने की ताकत होती है। आमतौर पर सच बोलने की ताकत सब में नहीं होती, कई लोग डर जाते हैं। वो सच भी एक अपने आप में उस ऊपर वाले का रूप है, सच भगवान का ही रूप है, तो सच बोलने की ताकत इनमें बहुत होती है। और कई बार सब कुछ मिलने के बाद ऐसे लोग कई बार कंटेंट नहीं होते। कई बार हम कहते हैं, अगर आप किसी अच्छी जगह पे भी जाएं, तो ऐसे लोगों को जिनका सूर्य 8वें घर में हो, वहां उनको एक प्रॉब्लम ये होती है, नुक्स निकालने की आदत होती है, बाल की खाल निकालेंगे। आप कहीं भी ले जाइए इनको, किसी भी अच्छी जगह पे ले जाइए, ये अगर आपको आम आदमी को नुक्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन इनको नुक्स ऐसे नजर आ जाएंगे, ये वहां भी ये खराबी है, वो खराबी है, ये कमी है, वो कमी है। यानी चलते हैं जी कॉलर के, चलते हैं जी ज्योतिष चर्चा की तरफ। मैं ज्योतिष चर्चा में हम बात कर रहे थे सन के बारे में। मैं सन जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य है, सन 8वें घर हो, तो ऐसे लोग आमतौर पर कंटेंट ज्यादा नहीं होते, डिसिप्लिन बहुत होता है, अपने आप में भी दूसरों पर भी डिसिप्लिन बहुत होता है, और लेकिन कंटेंट होते, हर बात में नुक्स निकालना या दूसरों के डिफेक्ट देखना, इनकी ऑब्जर्वेशन में ये होता है। जैसे कहते हैं कि गिलास कईयों के लिए आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, इनके लिए आधा गिलास जो भरा हुआ है वो आधा खाली पहले नजर आएगा, भरा हुआ शायद इनकी इक्वेशन में कई बार आता नहीं है, ये प्रॉब्लम होती है।
अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य 9th हाउस में हो, सूर्य 9वें घर में हो, सूर्य मुकद्दर के घर में हो, तो ऐसे लोग हर मुश्किल को आसान कर लेते हैं, हर बिगड़ी को बना लेते हैं, और ऐसे लोग अपने खानदान का नाम करने वाले होते हैं, फैमिली का नाम रोशन करने वाले होते हैं, और लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, और बड़े दयालु मित्र होते हैं, बड़े काइंड हार्टेड फ्रेंड होते हैं। अगर आपका सन जन्म कुंडली में 10th हाउस में हो, तो 10वें घर में जो सूर्य होता है वो इज्जत लेके आता है, दौलत लेके आता है, पैसा लेके आता है। लेकिन ऐसे लोग वहमी बहुत होते हैं, हर बाल की खाल निकालते हैं, हर बात पे शक करने की आदत होती है, सस्पिशियस माइंडेड होते हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत बहादुर होते हैं, बड़े ब्रेव होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन ये भी दिमाग में एक बात बैठी होती है कि हम हैं, हमारे जैसा कोई नहीं। कई बार ये बात कई बार अच्छी नहीं होती, ये ऐसी बात कभी जिंदगी में सुटेबल नहीं होती। आप जैसे कई और भी हो सकते हैं, आपसे अच्छे भी हो सकते हैं, आपसे ज्यादा अच्छे ना भी हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो आप जैसे कई और भी हो सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की ओर, अगर आपकी जन्म कुंडली में 11th हाउस में आ जाए, 11वें घर में आ जाए, तो जो 11वें घर का सूर्य होता है, ये धार्मिक तो होती है, लेकिन ऐशप्रस्त बहुत होती है। धार्मिक तो होंगे, धर्म की सेवा तो जरूर करेंगे, लेकिन अयाशी में भी थोड़ा यकीन करते हैं। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक करते हैं और चलते हैं हमारे नए कॉलर की ओर। अगर आपका सूर्य, जैसे मैंने बात की थी, अगर 11वें घर में हो, जन्म कुंडली के 11वें घर में हो, थोड़े ऐसे लोग रिलीजियस होते हैं, लेकिन ऐशप्रस्त बहुत होते हैं, थोड़े ऐश करने में बहुत, यानी मजा लेने में बहुत यकीन करते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य आपके 12वें घर में हो, तो ऐसे लोग सुख की नींद सोने वाले होते हैं, दूसरों की मुसीबत भी कई बार अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन बाल बच्चों का बहुत भला चाहते हैं, बाल बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, चलते हैं अपनी ज्योतिष चर्चा की तरफ, चलते हैं हमारे नए कॉलर की तरफ। मैं बात करता था कई बार जो ग्रहण लगता है, कई बार बच्चों की जिंदगी को, बच्चों को लॉन्ग टाइम इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं जो अगला टॉपिक है, मून के बारे में। भाई, मून को वेदों में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में माँ का प्रतीक मानते हैं, दादी का प्रतीक मानते हैं। माँ का प्यार तो होता है अकल देने वाला, दादी का प्यार बिगाड़ने वाला होता है, मीठा प्यार होता है, शहद जैसा होता है। माँ का प्यार घी की तरह होता है, मक्खन की तरह होता है। दादी का प्यार तो बिल्कुल, क्या कहें उसे, वो मक्खन मलाई की तरह, जैसे मक्खन मलाई में शहद डाला होता है, वो ऐसा होता है, मेरा मीठा होता है। इसलिए कह रहा हूं कि मुझे दादी का प्यार मिला है, इसलिए कह रहा हूं। दादी का, माँ का, चंद्रमा जो होता है वो माँ का कारक होता है, दादी माँ का कारक होता है, और नानी का कारक भी मान लेते हैं। लेकिन चंद्रमा का ताल्लुकात हमारे मन से है। जैसे कहते हैं, जैसा होगा चंद्र वैसा होगा मन। अगर किसी की कुंडली देखते हुए, अगर किसी की जिंदगी में खुशी देखनी हो, सबसे पहला ग्रह चंद्रमा देखना चाहिए। जैसा होगा चंद्र वैसा होगा मन। अगर उनके चंद्रमा स्वस्थ है, हेल्दी है, बड़े अच्छा वेल प्लेस्ड है, तो सुख शांति है। अगर चंद्रमा वेल प्लेस नहीं है, कई बार जिंदगी में सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन सुख शांति नहीं होती। तो चंद्रमा हमारी सुख शांति का कारक है, हमारी पीस और हार्मोनी का कारक है, क्योंकि हर एक मुल्क के लिए पीस का होना बहुत जरूरी है, और एक इंसान के लिए भी पीस ऑफ माइंड का होना द मोस्ट एसेंशियल। आपके पास की कोई चीज की, बाकी चीजों की कमी हो, लेकिन पीस ऑफ माइंड ना हो तो बात नहीं बनती। बाकी चीजों के बिना गुजारा कई बार हो जाता है, पीस ऑफ माइंड के बिना गुजारा होता नहीं। ये रोग बन जाता है, ये बीमारी होती है। कई बार कहते हैं कि सक्सेस इंपॉर्टेंट है या हैप्पीनेस। कई लोग जो बड़े जवान है आजकल, बड़ी दौड़ में लगे हुए हैं, वो कहते हैं जी हमारे लिए सक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट अबाउट द हैप्पीनेस? वो सोचेंगे नहीं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैप्पीनेस है, और चंद्रमा हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हैप्पीनेस का एक पार्ट सक्सेस बना हुआ है। हैप्पीनेस, सक्सेस जो है वो एक छोटा मोटा पार्ट है उस हैप्पीनेस का। तो चंद्रमा हमारी हैप्पीनेस का है। चंद्रमा माँ का प्यार है, माँ का आशीर्वाद है, दादी का दुलार है, दादी की लोनियां है, और चंद्रमा सेवा की शक्ति का कारक है।
दूसरों की सेवा करना, वो भी चंद्रमा के ऊपर है। जैसे कहते हैं ना कि गुरुओं ने तो ये कहा है कि आप सेवा कीजिए, सेवा और सिमरन, इसी में सब कुछ मिल जाता है। सेवा बहुत जरूरी है। इसमें हमारे जो कर्मों का, जो हमने अगर अच्छे बुरे कर्म किए हैं तो उससे निवारण हो जाता है। सिमरन तो आत्मा की एक एक्सरसाइज है। साथ में जप और दान, ज़कात, दान, ये सेवा सिमरन जप, सेवा सिमरन दान, ये तीनों को मिलके परिपूर्ण बन जाते हैं। कोई भी मुश्किल इसमें निकल आता है। और पानी का प्रतीक चंद्रमा माना जाता है। चंद्रमा हम कितने काइंड हार्टेड है, कितने जनरस हैं, कितने सिंपैथेटिक हैं दूसरों के लिए, वो भी चंद्रमा से है। और चंद्रमा हमारे दिल का कारक है, हमारे पीस ऑफ माइंड का कारक है, और तो और हमारी जमीन जायदाद का भी कारक चंद्रमा है। चंद्रमा अगर हम चीजों में देखें तो चांदी को रिप्रेजेंट करता है, रियल सी पर्सन पल को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा कोई पजामा पहनते हैं, धोती पहनते हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा घोड़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, और चकोर जो पक्षी हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है, दूध को, चावल को। और जो वाटर पॉन्ड है, जहां पे पानी अपने आप कुदरती झरना है, उसको भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। धर्म में चंद्रमा को जो देवताओं में गिना गया है तो शिव की आराधना, शिव ही चंद्रमा को अपने मुकुट में धारण करते हैं। तो शिव की आराधना, चंद्रमा की आराधना मानी जाती है, क्योंकि शिव ने चंद्रमा को अपने मुकुट में धारण किया हुआ है। लेकिन जब चंद्रमा अगर किसी की जन्मकुंडली में खराब हो तो कई बार होता है कि मां के साथ उसका ठीक नहीं रहता, मां के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो खराब हो जाती है। यानी मां के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मां की कई बार सुनते नहीं बच्चे, तो चंद्रमा उनका खराब होता है। मां के साथ रिश्ता खत्म हो जाता है, मां के साथ बोलचाल खत्म हो जाती है। तो उसका मतलब यह है कि चंद्रमा आपका खराब है जन्मकुंडली में, या चंद्रमा आपका बहुत नेगेटिव है जन्मकुंडली में, या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, टेंशन की प्रॉब्लम है, और लैक ऑफ स्लीप है, नींद नहीं आती रात को, उसका मतलब यह है कि चंद्रमा आपका बहुत वीक है, खराब है। सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमैटिक है, हर वक्त सांस चढ़ा हुआ है, हर वक्त सांस फूला हुआ है, और कफ से प्रॉब्लम है, सर्दी से प्रॉब्लम है, जुकाम बहुत रहता है। और तो और जो औरतों की बीमारियां हैं उसको भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी पथरी है, अगर गुर्दों में पथरी है, लिवर में पथरी है, उसको भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। किसी को सर्दियों से निमोनिया हो जाए, उसको भी लंग्स में पानी भर जाए, बॉडी के अंदर पानी इकट्ठा हो जाए, उसको भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। कि लोग पानी बॉडी स्टोर करने लग जाती है, लोग फूल जाते हैं, तो उनका चंद्रमा बहुत भ्रष्ट होता है। इस वजह से वो लोगों की बॉडी के अंदर पानी भर जाता है, या ब्लड का खून का पानी बनना शुरू हो जाता है, बॉडी के अंदर वेट बहुत इकट्ठा हो जाता है, बहुत निकलता नहीं उतना, लेकिन बॉडी स्टोर करना शुरू कर देती है। उसका ये मतलब होता है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा आपका खत्म हो गया, खराब हो गया, या डिफेक्टिव हो गया, या नीच हो गया। लेकिन बाकी ग्रह जब नीच होते हैं तो वो बुरे नहीं इतने होते, या जब बाकी ग्रह कमजोर होते हैं तो वो अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। लेकिन चंद्रमा जब कमजोर होता है, इसकी एक प्रॉब्लम है, ये पापी हो जाता है। कई बार ज्योतिष शास्त्री चंद्रमा की कोई राशि उच्च या नीच नहीं मानते, वो कहते हैं कि चंद्रमा नीच होता ही नहीं है। कई लोग चंद्रमा की वृष राशि टॉरस में उच्च मानते हैं, लेकिन कई लोग बहुत लोग बहस करते हैं, ज्योतिष शास्त्री भी, चंद्रमा की कोई नीच राशि नहीं होती। लेकिन वृश्चिक राशि में और जन्म कुंडली के 8वें घर में आके चंद्रमा अपनी शुभता त्याग देता है, छोड़ देता है। और चंद्रमा अगर आपका चलते हैं जी कॉलर की तरफ, हेलो, जुबान पे आपको स्वाद जो टेस्ट होता है वो चला जाता है। चलते हैं कॉलर की तरफ, हेलो, बात करते हैं जी हमारे अगले कॉलर से, और चलते हैं हमारे जो, हाँ जी, हमारा प्रोग्राम बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। आपका साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर से हाथ उठा के मैं दुआ मांगता हूं कि परमात्मा आपकी मुश्किलें आसान करे, आपके घर में खुशी आए, आप तंदुरुस्त हो, बच्चे आपके खुश रहे, बच्चे आपके स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, आप भी खुश रखें, अपने फैमिली वालों से प्यार मोहब्बत बनाए रखें, जीवन साथी का हाथ थोड़ा उनको सपोर्ट कीजिए, और खुश रखिए और खुश रहिए, और दूसरों भी खुश रखिए।